देखो, हम लोगों ने अभी कंपनी अकाउंट्स में शेयर्स किया था। शेयर्स के बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में भी सिर्फ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हमारे सिलेबस में है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमारे सिलेबस में नहीं है। अब इश्यू ऑफ डिबेंचर्स करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि डिबेंचर्स टर्म का मतलब क्या होता है। डिबेंचर्स टर्म का मतलब है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। जब कंपनी डेप्ट लेती है, कंपनी लोन लेती है, उसको एक्नॉलेज करना, और वो जो डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी कंडीशंस मेंशन होती हैं ऑफ डिबेंचर, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डिबेंचर। और जब भी कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो कंपनी को एक ट्रस्ट डीड देनी पड़ती है। इस ट्रस्ट डीड में ये सब कुछ मेंशन होता है कि आखिर हम ये डिबेंचर्स कब तक रिडीम करेंगे, कब रिडीम, कितने दिन में रिडीम करेंगे, इंटरेस्ट हम मंथली पे करेंगे, हाफ ईयरली पे करेंगे, एनुअली पे करेंगे, हमने क्या असेट्स मॉर्गेज किए हैं फॉर इशूइंग दीज डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स क्या है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। डिबेंचर होल्डर्स को मिल क्या रहा है? डिबेंचर होल्डर्स को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम मिल रही है। ये तो मिल रहा है डिबेंचर होल्डर्स को। कंपनी के ऊपर ये एक तरह की लायबिलिटी है जो कि नॉन करंट लायबिलिटी है। और ये जो नॉन करंट लायबिलिटी है, इसमें ये ध्यान रखना है कि जिस ईयर में ये रिडेम्पशन होती है, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट, जब भी हम इसको रिडीम करते हैं इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन जिस ईयर में करनी है उस ईयर में ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी बन जाती है। तो कंपनी जिस ईयर में रिडेम्पशन करनी है उस ईयर में इसे करंट लायबिलिटी शो कर देती है। ठीक है। उसके अलावा कंपनी को लिए, जैसे डिबेंचर होल्डर्स के लिए ये एक फिक्स्ड इनकम है, कंपनी के लिए ये एक फिक्स्ड एक्सपेंस है। मतलब जो भी इसका इंटरेस्ट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? इवन इन केस ऑफ लॉस दिस इंटरेस्ट हैज टू बी पेड। आप ये नहीं कह सकते, जैसे डिबेंचर होल्डर्स के लिए क्या होता है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दे देना, नहीं हुआ तो मत देना। प्रेफरेंस वालों को ये प्रेफरेंस मिल जाता है कि पहले उन्हें मिलेगा फिर इक्विटी वालों को मिलेगा। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स में ऐसा कुछ नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स में इवन इन केस ऑफ लॉस इट हैज टू बी पेड। कंपनी ये वो नहीं कर सकती, एक्सक्यूज नहीं दे सकती कि हमें प्रॉफिट्स नहीं हुए। इवन इन केस ऑफ लॉस इट हैज टू बी पेड। इसीलिए ये टैक्स डिडक्टेबल है। कंपनी को पहले डिबेंचर इंटरेस्ट देना है, फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट है उस पर टैक्स देना है। तो टैक्स डिडक्टेबल होने से ये रिड्यूस करता है टैक्स लायबिलिटी। कंपनी की जो टैक्स लायबिलिटी है उसे रिड्यूस करता है। बाकी अगर हम इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट में थोड़ा सा जाएं तो हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। एक हमारे होते हैं रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल जो आफ्टर सर्टेन टाइम हमें रिडीम करने ही करने होंगे, और इररिडीमेबल जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम कंपनी कभी रिडीम नहीं करती। अब एज पर कंपनीज एक्ट ये डिबेंचर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती। कंपनी को डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करना ही करना है, देयर इज नो ऑप्शन। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास होते हैं वो है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में कंपनी
डिबेंचर होल्डर्स को ये ऑप्शन देती है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड आप इन डिबेंचर्स को, इन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को किसी भी दूसरी कैटेगरी ऑफ डिबेंचर्स में रिडीम कर सकते हो। डिबेंचर्स हमेशा ऐसे लिखे हुए मिलेंगे, X% डिबेंचर्स। इसका मतलब ये होता है X% डिबेंचर्स, अगर 12% लिखा है तो इसका मतलब इन डिबेंचर से 12% का इंटरेस्ट है। और ये जो डिबेंचर्स हैं, हो सकता है हम इनको Y% डिबेंचर्स की कैटेगरी में शिफ्ट कर दें, या हम इनको शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक एक नंबर के थ्योरी के मार्क्स आते हैं या MCQs में आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी आती है, लंबा चौड़ा इसमें से प्रैक्टिकल ही आना है। ठीक है, तो शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में या इक्विटी शेयर्स में। मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, उन डिबेंचर होल्डर्स को ये ऑप्शन मिल रही है कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ डिबेंचर्स और अदर टाइप एनी अदर शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैसे बहुत वैरायटी ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना सही होते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, लेकिन ये 2 टाइप ऑफ डिबेंचर्स हैं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक और भी आ जाता है इसी में, रजिस्टर्ड एंड बियरर। रजिस्टर्ड मतलब उन डिबेंचर होल्डर्स का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है, वो डिबेंचर्स इजीली इधर एक दूसरे के लिए ट्रांसफरेबल नहीं हैं, जबकि बियरर डिबेंचर्स कैन बी ट्रांसफरेबल इजीली, उसमें कंपनी को बिना इन्वॉल्व किए आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। बाकी अकाउंटिंग में इसका कोई मतलब नहीं है, अकाउंटिंग में इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हम डिबेंचर्स की अकाउंटिंग करेंगे, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर्स, तो एक तो बिल्कुल वही है फॉर कैश। फॉर कैश का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने शेयर्स में किया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा, सब कुछ वही का वही है, एज इट इज। बस वहाँ शेयर कैपिटल लिख रहे थे, यहाँ डिबेंचर्स लिख दिया जाएगा, दैट्स इट। वहाँ शेयर एप्लीकेशन लिख रहे थे, यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन लिख जाएगा, दैट्स इट। बस कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन ये इसीलिए हमारा एग्जाम में जनरली नहीं आता है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी एक पूरा चैप्टर कर चुके हैं। फिर फॉर कैश में ही जो एग्जाम में आता है वो आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। हम इशू करते समय ही ये बता देते हैं कि रिडेम्पशन की कंडीशंस क्या हैं, वो हमें जर्नल एंट्री ज़रूर हमारे को डिबेंचर्स में आती हैं। ठीक है, इसके बाद फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये एग्जैक्टली शेयर्स वाला है। तो जिनको शेयर्स में अगर दिक्कत आई होगी तो वो चीज़ यहाँ पे अब और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि एग्जैक्टली सेम शेयर्स वाला ही है। और इसमें आता है, जैसे मैंने कहा था ना, फॉर कैश में जो प्रोराटा, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, वो जनरली नहीं आता, बट ये आता है इसमें, बल्कि इनफैक्ट शेयर से ज़्यादा डिबेंचर्स में से ही पूछा जाता है। तो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और फिर तीसरा, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये एक अच्छा टॉपिक है जो हमें करना है, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल वर्ड का मतलब है सेकेंडरी सिक्योरिटी। ठीक है, तो हम ये करेंगे। फिर इसमें टॉपिक हमारे पास आता है राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। एक ये वाला टॉपिक हमें इसमें करना है कि जो भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है उनको हम कैसे राइट ऑफ करते हैं। और एक हमें ट्रीटमेंट करना है डिबेंचर इंटरेस्ट। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो हमें एक एक करके अब हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है,
अब सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन वर्ड का मतलब क्या हुआ? रीपेमेंट। ठीक है, हमारे पास इशू की 3 कंडीशंस हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। शेयर्स में हमें डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं था, लेकिन डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। तो हमने कहा इट कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, जबकि रिडेम्पशन या तो एट पार होगी या प्रीमियम पे होगी, रिडेम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होती। अब ये हमारे पास 3 कंडीशंस इशू की हैं, 2 कंडीशंस रीपेमेंट की हैं, हमें इनसे वेरियस केसेस निकालने हैं। जैसे पहला केस हमने कहा इशू एट पार, रिडीम एट पार, मतलब अगर हम एज्यूम कर लें कि एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो हमने इशू भी 100 रुपीज़ पे किया और रिडेम्पशन भी 100 रुपीज़ पे की, यानी कि 100 रुपये लिए और 100 रुपये ही दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 एंट्रीज करनी है आपको इसमें। देखो शॉर्टकट है, सिंगल एंट्री से भी काम चल सकता है, लेकिन हम अभी शॉर्टकट नहीं करेंगे, हम थोड़ा लॉन्ग कट करेंगे क्योंकि हमें एक्यूरेसी पे फोकस करना है। तो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे जितने अमाउंट से हम रिसीव कर रहे हैं, और सेकेंड एंट्री हम ट्रांसफ़र करने की, जैसे शेयर्स में करते थे, फर्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, बट यहाँ पे अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही मंगा लिया, तो हम ये कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ टू X% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि हमें मान के चल रहे हैं जितने अप्लाई हुए हैं सबको अलॉट कर रहे हैं। अभी हम कोई भी क्रिटिकल केस नहीं लेके चल रहे, बिल्कुल सीधे 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 चल रहे हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपीज़ से एंट्री कर दी, और फिर इसको हमने डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमेशा ध्यान रखना, डिबेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। जैसे कि शेयर कैपिटल डेबिट या क्रेडिट जब भी होता है उसमें प्रीमियम का अमाउंट कभी भी शो नहीं होता, कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। उसी तरह से डिबेंचर्स अकाउंट में भी प्रीमियम, डिस्काउंट, इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ फेस वैल्यू को ही कंसिडर करके चलता है। तो ये हमारा पहला केस एकदम सिंपल हो गया। दूसरा लेते हैं इशूड एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम, यानी कि हमने 100 रुपये लिए और 140 पे किए। ठीक है, अगर जनता के लिए देखें तो जनता का फायदा है, कंपनी के हिसाब से देखें तो कंपनी का लॉस है, बट कंपनी ने कुछ तो सोचा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट को फाइनेंस आता नहीं है, उन्होंने भी कुछ तो प्लान किया ही होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ना ये 100 रुपये अभी इशू करेंगे और हम 140 आपको पे करेंगे। तो वही पहली एंट्री में सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपीज़, जितने से हमने यहाँ X% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट किया, दोनों एंट्रीज में देखो, जितने से यहाँ हमने क्रेडिट किया उतने से ही यहाँ डेबिट किया, उतने से ही यहाँ डेबिट किया। हम जो 40 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं 100 के ऊपर, वो हमारे लिए लॉस है। कंपनी के पॉइंट से देखें तो वो कंपनी के लिए लॉस है। ठीक है, कंपनी के लिए लॉस है का मतलब क्या हुआ? कंपनी को उस लॉस को आगे राइट ऑफ करना होगा, लेकिन कंपनी को लॉस तो है ही, 40 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, प्लस कंपनी के लिए एक एडिशनल लायबिलिटी भी है। तो लायबिलिटी की वजह से हमने इसको यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, समझे? क्योंकि ये लॉस है इसलिए यहाँ पे डेबिट हो रहा है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 40 रुपीज़ एक एडिशनल लायबिलिटी है इन एडिशन टू द फेस वैल्यू, जो ये वाला है, इसमें देखो ये फेस वैल्यू से ही होगा। आगे फर्दर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है ये आपका बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज में ही आएगा। हम इसको नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में, एक हेडिंग आप लोगों को मिलती है अदर लायबिलिटीज, अदर का एक कॉलम मिलेगा, उस कॉलम में इसको डाल देंगे। और सेम बिल्कुल डिबेंचर्स वाला केस रहेगा कि इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन, जब आपको रिडेम्पशन करनी है
तो इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन ये कहाँ चला जाएगा, करंट लायबिलिटी में, तब ये करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। अब रही इसकी बात लॉस ऑन इशू, तो लॉस ऑन इशू को हम राइट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। जब हम लोगों ने शेयर्स का चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था सिक्योरिटीज प्रीमियम के कुछ स्पेसिफिक यूजेस होते हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे। अगर तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कम पड़ गया, पहला प्रेफरेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम को ही लेंगे, अगर वो कम पड़ गया तो हम ज़रूर जनरल रिजर्व या सरप्लस जो प्रॉफिट एंड लॉस है उनको कंसिडर कर सकते हैं। बट फर्स्ट प्रेफरेंस इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेकंड इज जनरल रिजर्व, थर्ड इज सरप्लस। तो इसको हम इमीडिएटली इन द ईयर ऑफ रिडेम इशू, जिस साल आपने इशू किया है उसी साल आप इसको राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, इट शुड बी राइट ऑफ इन द ईयर ऑफ इशू, साथ के साथ इसको राइट ऑफ कर देंगे सेम डे। तो पहले क्या था, पहले ना इसको साथ के साथ राइट ऑफ नहीं करते थे, मैचिंग कॉन्सेप्ट लगा के इसको हम स्प्रेड करते थे जितने भी टाइम तक हमने रिडेम्पशन डिबेंचर्स का अमाउंट यूज़ किया है। तो अगर किसी की भी बुक में सॉल्यूशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ हो कि हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं 3 साल 4 साल में, तो उसको कंसिडर मत करना, बिकॉज एज पर न्यू प्रोविज़न ये आ चुका है कंपनीज एक्ट में कि जिस साल हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं हम उस लॉस को उसी साल राइट ऑफ कर देंगे। हाँ, प्रीमियम को हम ज़रूर बैलेंस शीट में कैरी ऑन करेंगे जब तक हम उसको रिडेम्पशन नहीं कर देते। तो अगर किसी भी बुक में ऐसा कुछ दिया हुआ है या कोई भी सैम्पल पेपर्स देखते हो पुराने, तो उनमें ये देख के अपनी नॉलेज पे शक मत करना कि अरे हमें तो आता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 2 केसेस हो गए। अब हम आगे के केसेस करते हैं। थर्ड केस हमारे पास क्या आता है कि इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार। अभी तक हमने पहला कंडीशन किया था कि इशूड एट पार किया और रिडीम एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। अब हम करेंगे इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार एंड इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। अब हम ये 2 केस करेंगे। कैसे, देखो फर्स्ट में बैंक अकाउंट डेबिट, हमेशा देखो इसमें ना बहुत आसान है। पहली एंट्री में हमेशा वो लिख दोगे जितने से आपने रिसीव किया है। पहली एंट्री में हमने प्रीमियम रिसीव किया है, ओके हमने प्रीमियम लिख दिया 120। बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट 120। कुछ भी नहीं है, जितना आपने पैसा रिसीव किया बस उतने से एंट्री कर दो। हमें जो उठा पटक करनी है, जो करना है, सब सेकेंड एंट्री में करना है। ये ध्यान रखना, पहली एंट्री में जितना पैसा मिला है वो एज इट इज लिख दो। अब X% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट जितना हमने यहाँ क्रेडिट किया उतना हमने यहाँ डेबिट कर दिया। एक तो ये हमारा सॉर्टेड है। दूसरी चीज़ हमें ये पता है कि ये जो X% डिबेंचर्स अकाउंट होता है इसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है, ये भी सॉर्टेड है। अब प्रीमियम हमने जब शेयर कैपिटल किया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट किया, यहाँ पे भी सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट कर दिया। सेम लॉजिक, कुछ भी नहीं है अलग। तो इसीलिए ये चैप्टर आपका कंपनी के 2 चैप्टर्स में ये बहुत ही हलवा चैप्टर है, एकदम प्यार से निकलने वाला चैप्टर है। इसमें आपको सिर्फ लॉजिक समझ में आ जाएगा, आपको आगे की सारी एंट्रीज अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो हमने ये 2 एंट्रीज कर दी। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा नॉमिनल नेचर है, ये हमारे लिए एक तरह की इनकम है और इस पैसे के वही स्पेसिफिक यूजेस हैं जो शेयर्स वाले सिक्योरिटीज प्रीमियम के थे। दोनों सेम कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम है जो बैलेंस शीट में हम रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में शो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट केस पे आ जाए, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। बात वही है, प्रीमियम पे इशू हुआ है, ओके बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 120। जितने से यहाँ क्रेडिट हुआ उतने से यहाँ डेबिट हो गया, एक चीज़ सॉर्टेड। डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट 100 से होगा, दूसरी चीज़ सॉर्टेड। अब अगर प्रीमियम पे इशू हुआ है 120, तो जैसे हमने यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट किया था यहाँ भी सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट कर देंगे, सॉर्टेड। फिर
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमने अभी सेकंड केस में क्या किया था कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमारे लिए क्रेडिट होता है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट में आता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हमने वही किया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 40 और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 40। यहाँ तुम्हें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो एक कॉमन मिस्टेक है जो कि जनरली बच्चे कर देते हैं कि वो इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करने लगते हैं। हमें इन दोनों फिगर्स को कंपेयर नहीं करना, हमें हमेशा फेस वैल्यू से ही कुछ भी कंपेयर करना है। हमने यहाँ पर फेस वैल्यू पर 20 रुपए का प्रीमियम इशू किया, हमने यहाँ पर 100 की जगह 140 किया तो 40 प्रीमियम किया। हमेशा फेस वैल्यू जो आपकी है उससे ही कंसिडर करना है, बिल्कुल भी इशू प्राइस को कंसिडर नहीं करना। ये एमसीक्यूज का बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज कैलकुलेटेड ऑन इशू प्राइस। नो, इट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये सेकेंड एंट्री हमारे पास आराम से बन गई। फिर से समझ लो एक बार कि जितना पैसा बैंक में आया वो हमने 120 डेबिट में लिख दिया, जितना हमने डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के क्रेडिट में लिखा उतना यहाँ पे डेबिट में लिखा। दूसरी बात, डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू ही आएगी। हमने यहाँ पे 120 लिया तो यहाँ पे प्रीमियम में हमने 20 लिख दिया। प्रीमियम और रिडेम्पशन 40 रुपीज़ है जो हमने ये लिखा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ लिख दिया लॉस ऑन इशू। सेम रहेगा, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस 5, बस 2 केसेस और हैं, ज़्यादा नहीं है, परेशान नहीं होना। केस 5, इशू ऑफ डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। अब हम क्या करेंगे, तीसरे चरण पर आ गए हम कि हमने इशू डिस्काउंट पे किया, यहाँ रिडीम एट पार किया और यहाँ रिडीम एट प्रीमियम किया। तो अगर हम इशू एट डिस्काउंट कर रहे हैं 90 रुपीज़ पे तो हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री में बार बार वही चीज़ कॉमन है, जितना पैसा रिसीव कर रहे हो उससे एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90, क्योंकि हमने डिस्काउंट पे इशू किया है 90 रुपीज़ ही मिल रहे हैं। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जितना यहाँ क्रेडिट किया वो उतना का उतना डेबिट किया, डिबेंचर में फेस वैल्यू की और डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स 10। डिस्काउंट हमारे लिए एक तरह का लॉस है, तो अगर तुम इसको डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स ना भी लिखो तो तुम इसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 रुपीज़, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, या इसको हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डेबिट 10 रुपीज़ टू डिबेंचर्स 100 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ गया। अब लास्ट केस, अगर हम 90 रुपीज़ पे इशू कर रहे हैं और 140 दे रहे हैं। अब यहाँ देखो क्या कर रहे थे हम कि अगर हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे तो वो भी लॉस है, अगर हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो वो भी लॉस है। मतलब अगर हम इसको ऐसे समझें कि जो टोटल लॉस है, अगर हम इशूड एट डिस्काउंट करते हैं तो वो भी अल्टीमेटली लॉस है, अगर हम रिडीम एट प्रीमियम करते हैं तो वो भी अल्टीमेटली लॉस है। तो इसका मतलब अगर हमने 90 पे इशू किया और 140 पे रिडीम किया तो 10 रुपये का लॉस ये और 40 रुपये का लॉस ये, टोटल लॉस हमारे पास हो गया 50 रुपये का। ठीक है, बट फर्स्ट एंट्री हमेशा उसी अमाउंट से होगी जो आपने रिसीव किया है, जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90, लॉस हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 50, डिबेंचर में फेस वैल्यू और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 40। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपके मेजर जो अकाउंट्स हैं, अगर हम
प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो हम प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमेशा क्रेडिट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट हम डेबिट में लॉस ऑन इशू में लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर हम इशू एट डिस्काउंट कर रहे हैं तो जितना भी डिस्काउंट है वो भी हमारा लॉस ऑन इशू में जाएगा। अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो वो बिल्कुल वही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रहेगा जो शेयर्स में है, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, सब कुछ वही का वही रहेगा। अब मैं जो बात बहुत देर से बोले जा रही हूँ कि डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन इशू को हम राइट ऑफ करते हैं, तो राइट ऑफ की क्या एंट्री बनती है? देखो, राइट ऑफ की एंट्री बनेगी, लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे हमने यहाँ डेबिट कर दिया, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस ऑन इशू को हम इतनी देर से डेबिट कर रहे थे, हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया, और सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कम पड़ जाए, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कम पड़ जाए तो क्या करेंगे? पहले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ही लिखेंगे, अगर ये कम पड़ गया तो हम जनरल रिजर्व यूज कर लेंगे, अगर ये भी कम पड़ गया तो स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी कि सरप्लस जो प्रॉफिट आता है ना हमारा नेट प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें से राइट ऑफ कर देंगे जो हमारे पास सरप्लस का P&L का बैलेंस है, इससे हमने राइट ऑफ कर दिया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि ये अमाउंट हम इन द ईयर ऑफ इशू ही राइट ऑफ कर देते हैं। जिस साल हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं उसी साल ये राइट ऑफ कर दिए जाएंगे, इसे हम फर्दर कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी अगर हमें बैलेंस शीट बनानी आएगी तो मैंने आपको बताया कि डिबेंचर्स जो हमारे डिबेंचर्स हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी में जाएंगे और ईयर ऑफ रिडेम्पशन में वो करंट लायबिलिटी में जाएंगे। सेम विद द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर का सेम ट्रीटमेंट होगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। अगर आपको बोलते हैं बैलेंस शीट में इनकी एलोकेशन कहाँ हो रही है, इनकी पोजीशन क्या है, तो ये इनकी पोजीशन हो जाएगी। गॉट इट?